हेलो नमस्कार। प्रत्युत्तर दर्पण हिंदी मासिक मई महीने के राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। इसमें हम जितने भी इस महीने के मासिक पत्रिका में जितने भी घटित राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसको एकदम डिटेल से कवर करने वाले हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खबर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट जितने भी राष्ट्रीय खबर है उस पर हम नज़र दोहराएंगे और उसको एक एक करके पूरा डिटेल से उसको कवर करते हुए हम लोग निकलेंगे। तो फिर राष्ट्रीय घटनाक्रम को अगर हम देखते हैं तो जो पहला पॉइंट हम कवर करने वाले हैं वो है 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता देश भर में लागू किया गया। इस पर बातें करेंगे। फिर दूसरी बात करेंगे कि रिश्वत लेकर सदन में बात कहने वोट डालने के मामलों में सांसदों विधायकों को मिलने वाली छूट के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने 25 वर्ष पुराना अपना ही फैसला को पलट दिया। ये पहली बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। ये पलटते रहते हैं अपनी अपनी बातों को। उसके बाद है कि सुधा मूर्ति के मनोनयन के पश्चात राज्यसभा की मनोनयन कोटे वाली सभी 12 सीटें अब भरी गई है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वह 12 सीटों का 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा में। तो उस जो सुधा मूर्ति 12वें ऐसे व्यक्ति थे जिनका चुनाव राज्यसभा में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ का एक बैठक हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों में से एक मादा चीते ने 5 शावकों को जन्म दिया। कूनों में शावकों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो 26 हो गई है। कूनों में शावकों की संख्या अब कितनी हो गई है? 26 हो गई है। लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु नदी के जल प्रवाह के नीचे सुरंग में लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु, इसके बारे में बातें करेंगे। फिर बात करेंगे कि नदी के जल प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम 4 वर्ष पूर्व संसद में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ। 2023-24 के लिए 30 पुरुष क्रिकेटर BCCI द्वारा अनुबंधित। 4 वर्षों में देश में तेंदुओं की संख्या में 7.95% की वृद्धि हुई है। 2022 की गणना रिपोर्ट है। उसके बाद फिर करेंगे हम DRDO द्वारा MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का जो पहला परीक्षण हुआ है उस पर हम बातें करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के गठबंधन तोड़कर भाजपा ने अकेले ही सरकार बनाई है। श्री नायब सिंह सैनी वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद फिर बात करेंगे हम विवादित आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई उसके बारे में बातें करेंगे। फिर बात करेंगे ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के INS कोलकाता ने वाणिज्यिक पोत MV रुबियन को समुद्री लुटेरों से जो मुक्त कराया है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे लोकसभा व सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव तथा स्थानीय निकायों के चुनाव के एक साथ ही 2 चरणों में कराने की कोविंद समिति की जो सिफारिश आया है उस पर बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे उपग्रह या स्पेसक्राफ्ट प्रक्षेपणों हेतु पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण क्षमता के लिए पुष्पक का परीक्षण जो किया गया है उस पर बात करेंगे। और फिर अंतिम हम बात करेंगे 18वीं लोकसभा के लिए मतदाताओं के आंकड़े में। ये तो संक्षिप्त एक ब्रीफ था कि भाई आखिर इसमें हम करने किस पॉइंट को कवर करने वाले हैं, कितना चीज़ें हैं, और एक मोटा मोटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है एक कि राष्ट्रीय घटनाक्रम हुआ तो मेन पॉइंट क्या क्या हुआ। ठीक है, एक प्रकार का एक रिमेम्बरिंग पॉइंट्स होता है, की पॉइंट्स होता है, ताकि आपको ये ध्यान में रहता अच्छा ये घटना हुआ और इसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको आप क्विक रिवीजन के टाइम में आप जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हालांकि यहाँ हम आइए बात करते हैं प्रथम राष्ट्रीय घटनाक्रम पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले ये लोकसभा का जो कौन सा क्रम है तो 18वीं है। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता देश भर में लागू है। देश की 17वीं लोकसभा का 5 वर्षीय कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होना है। कब? 16 जून 2024 को समाप्त होना है। ठीक है, अब बात करते हैं इससे पूर्व ही 18वीं लोकसभा के लिए विस्तृत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा निर्वाचन आयोग ने 16 मार्च 2024 को कर दी। लोकसभा की सभी 543 कितने पर चुनाव होता है तो सभी 543 सीटों के लिए यह चुनाव 19 अप्रैल से
19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में कराया जाएगा। ठीक है, 19 अप्रैल से 1 जून तक 2024 तक 7 चरणों में कराया जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम की विधानसभाओं के लिए सिक्किम की विधानसभाओं के लिए सिक्किम की विधानसभाओं के लिए विधानसभाओं की 26 रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव भी इसके साथ ही कराए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम विधानसभाओं के अतिरिक्त से सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना 4 जून को कराई जाएगी। अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम विधानसभाओं की मतगणना 2 जून को होगी। किसकी 2 जून को होगी? तो अरुणाचल प्रदेश व सिक्किम विधानसभाओं की मतगणना 2 जून को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने दो नवनियुक्त चुनाव आयुक्त हैं। एक तो ज्ञानेश कुमार है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो ज्ञानेश कुमार है और दूसरे सुखवीर सिंह संधू है। एक तो ज्ञानेश कुमार है और दूसरा सुखवीर सिंह संधू है। 16 मार्च 2024 को नई दिल्ली में की। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पूरे देश में लागू हो गई है। घोषित चुनाव कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 19 अप्रैल 2024 को 21 राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों की 102 लोकसभा सीटों के लिए, ठीक है, पहला है 19 अप्रैल में लगभग 21 राज्यों के केंद्र शासित क्षेत्रों की 102 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। उसके बाद दूसरे चरण की बात करते हैं। तो दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरे चरण में 26 अप्रैल, दूसरा जो चरण की शुरुआत होगा 26 अप्रैल को होगा और इस 26 अप्रैल को जो चुनाव शुरू होगा उसमें 13 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की 89 सीटों का ये चुनाव होगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरे चरण की 7 मई को होगा। तीसरे चरण में 7 मई को 12 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की 94 सीटों के लिए, कितने सीटों के लिए? 94 सीटों के लिए। और चौथे चरण यानी जो 13 मई को होगा, 7 मई को तीसरा चरण, 13 मई को जो होगा उसमें 10 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की 96 सीटों के लिए, कितने सीटों के लिए? तो 96 सीटों के लिए। पाँचवें चरण में जो कि 20 मई को होगा उसमें 8 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों की 49 सीटों के लिए। व 6वें चरण में 25 मई को जो 6वां चरण होगा, समझे बउआ, जो 6वां चरण होगा 25 मई को 7 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की 57 सीटों के लिए होगा। कितने सीटों के लिए होगा? तो 57 सीटों के लिए होगा। एवं 7वां और अंतिम, ध्यान रखिएगा, प्रथम और अंतिम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7वां और अंतिम चरण 1 जून को होगा। कब होगा? 7वां व अंतिम जो चरण है 1 जून 2024 को 8 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों की 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। कितने सीटों के लिए होगा? तो 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। कब होगा? तो 1 जून को होगा। घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 22 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में मतदान एक ही चरण में संपन्न कराया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, चंडीगढ़, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार तथा दिल्ली व पुदुचेरी शामिल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। जम्मू कश्मीर में 5 सीटों के लिए, इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में 5 सीटों के लिए अलग अलग तिथियों में होगा। इस प्रकार 5 चरणों में मतदान होगा। इस प्रकार यहाँ 5 चरणों में मतदान होगा और 5 सीटों के लिए मतदान होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की 11 सीटों के लिए 3 चरणों में 19, 26 व 7 मई को। झारखंड की 14 सीटों के लिए 4 चरणों में 13, 20 व 25 मई को। 1 जून को जो कि 7वां चरण है, अंतिम चरण है, 1 जून को मध्य प्रदेश में 29 सीटों के लिए 4 चरणों 19, 26, 7 व 13 मई को तथा राजस्थान में 25 सीटों के लिए 2 चरणों में 19 व 26 अप्रैल को मतदान संपन्न होगा। हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए 25 मई को उत्तराखंड की और सभी 5 सीटों के लिए
19 अप्रैल को देखिए उत्तराखंड की सभी 5 सीटों के लिए 19 अप्रैल को तथा दिल्ली की सभी 7 सीटों के लिए 25 मई को मतदान होगी। मणिपुर की एक सीटों के लिए दो तिथियों में मतदान कराया जाएगा। सभी निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना 4 जून को प्रारंभ होगी। कब प्रारंभ होगी? तो 4 जून को प्रारंभ होगी। चुनाव की प्रक्रिया 6 जून 2024 को संपन्न हो जाएगी और 4 जून को गणना होगा और 6 जून को लगभग समाप्त हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों पर मतगणना 2 जून को होगी। अब हम बात करते हैं लोकसभा की 543 चुनावी सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए तथा 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो लोकसभा की 543 सीट है, टोटल सीटों की संख्या 543 है, उसमें से जो 84 सीट है, 84 सीट्स हैं, तो वो किसके लिए हैं? वह अनुसूचित जाति के लिए हैं, एससी के लिए हैं, ठीक है। और 47 सीट जो है वो एसटी के लिए आरक्षित है। 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है। सीटों का आरक्षण का यह प्रावधान मूलतः 10 वर्षों के लिए किया गया था, जिसे विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा 10-10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता रहा है। पिछली बार 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह आरक्षण कब तक बढ़ाया गया? तो 2030 तक बढ़ाया गया था। लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सदस्यों का मनोनयन के प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन ने आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया। जो एंग्लो इंडियन का जो मनोनयन होता था उसको समाप्त कर दिया गया। चलिए, ये थी लोकसभा के चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी थी और उसमें सबसे ये फैक्चुअल जो डेटा था कि इसमें कितना एससी के लिए सीट रिजर्व है, कितना एसटी के लिए। तो जैसे 84 एससी के लिए सीट रिजर्व है और 47 किसके लिए? 47 है आपका एसटी के लिए। ये रिजर्व सीट्स है। टोटल कितने सीटों पर चुनाव होता है? तो 543 सीटों पर चुनाव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सुधा मूर्ति को मनोनयन के पश्चात राज्यसभा की मनोनयन कोटे वाली सभी 12 सीटें अब भरी गई हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष तथा इन्फोसिस के सह संस्थापक AR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति ने 8 मार्च 2024 को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, ठीक है। सुधा मूर्ति को 8 मार्च 2024 को राज्यसभा का सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है इन्हें। इस सदस्यता के लिए राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने 14 मार्च को शपथ दिलाई। पेशे से इंजीनियर, समाज सेवी और लेखिका 73 वर्षीय सुधा मूर्ति के दामाद, ठीक है, सुधा मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक वर्तमान में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री, आप समझ सकते हैं इनका फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। श्रीमती सुधा मूर्ति को 2006 में पद्मश्री, 2006 में इनको पद्मश्री, 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका मनोनयन से राज्यसभा की मनोनयन कोटे वाली सभी 12 सीटें अब भरी जा चुकी है। इस सदन के सभी 12 मनोनीत सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं। अगर हम 12 सदस्यों की बात करें तो एक है महेश जेठलानी, ठीक है। उसके बाद सोनम मान सिंह है, राम सकल है, राकेश सिन्हा है, गुलाम अली खटाना है, रंजन गोगोई है, वीरेंद्र हेगड़े हैं, PT उषा है, इलैया राजा हैं, विजयेंद्र प्रसाद है, सतनाम सिंह संधू हैं और सुधा मूर्ति हैं, ठीक है। ये 12 लोगों का नाम हमने बताया आपको। चलिए, अब हम बात करते हैं तीसरे राष्ट्रीय खबर की कि रिश्वत लेकर सदन में बात कहने या वोट डालने के मामले में सांसदों या विधायकों को मिलने वाली छूट के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 25 वर्ष पुराना अपना ही फैसला पलटा। क्या मामला है, आइए जानते हैं। दूरगामी महत्व के एक फैसले के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने 1998 में PV नरसिम्हा राव के मामले झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में दिए गए फैसले को 4 मार्च 2024 को पलटते हुए फैसला सुनाया कि रिश्वत लेकर सदन में वोट डालने या भाषण देने के मामले में आपराधिक मुकदमे से छूट नहीं है।
इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1998 में झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत केस यानी नरसिंह राव मामले में 3-2 के बहुमत से फैसला दिया था कि अगर कोई सांसद या विधायक रिश्वत लेकर सदन में वोट डालता है या भाषण देता है तो उसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होगा और उस पर आपराधिक केस नहीं चलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। ये 1998 का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का ही था, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने फैसलों को बदल दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है, घूस लेकर अगर कोई भाषण देता है, ठीक है, या फिर वोट देता है, तो फिर उन पर आपराधिक केस दर्ज की जा सकती है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा 25 वर्ष पूर्व सुनाए गए फैसलों को पलटते हुए सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसे सांसदों एवं विधायकों को रिश्वत लेकर वोट डालने या भाषण देने के मामले में संविधान के अनुच्छेद 105 व 194 के तहत विशेषाधिकार कवच न मिलने की बात 4 मार्च 2024 के अपने फैसले में कहे। अच्छा, किसके कारण इनको विशेषाधिकार मिलता है? तो 105 और 194 के तहत सांसदों को विशेषाधिकार मिलता है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति AS बोपन्ना, न्यायमूर्ति MS सुदृश, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति JB पार्डीवाला, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की 7 सदस्यीय पीठ के 4 मार्च का सर्वसम्मत फैसले में कहा गया कि रिश्वत लेने का अपराध तो उसी पल हो जाता है जब सांसद विधायक रिश्वत लेता है या लेने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद वह वोट देता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यही बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो 7 सदस्यीय संविधान पीठ है, ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको भी देख ही लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 के 2 में कहा गया है कि कोई भी सांसद संसद या उसकी किसी समिति में कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संदर्भ में किसी भी अदालत में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वहीं राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को यही छूट देने वाला एक प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 194 के 2 में है। देखिए, 105 के 2 में है, लोकसभा के लिए है, ठीक है, और 194 के 2 में किसके सदस्यता की बात किया जा रहा है? तो राज्य विधानसभाओं की सदस्यता की बात किया जा रहा है। ठीक है, राज्य विधानसभा की सदस्यता की बात किया जा रहा है, विशेष अधिकार वाली। सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 4 मार्च 2024 को अपने फैसले में पीठ ने कहा कि संविधान की ये प्रावधान ऐसे वातावरण को बनाए रखने के लिए है जो स्वतंत्र विचार विमर्श की सुविधा देता है। सदस्य को भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत दी जाती है तो इन अनुच्छेदों का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इस आशय के तर्क के साथ सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 17 अप्रैल 1998 के 3-2 के बहुमत से सुनाए गए फैसले को 4 मार्च 2024 को क्या किया है? पलट दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला 2012 में उस समय उठा जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन ने राज्यसभा चुनाव में रिश्वतखोरी के आरोप में इनके विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। सीता सोरेन की याचिका को सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की पीठ ने 23 दिसंबर 2024 को बड़ी पीठ को संदर्भित किया। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे को तथा सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल 1998 को पुनर्विचार के लिए 20 सितंबर 2023 को 7 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने 5 अक्टूबर 2023 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा, जो 4 मार्च 2024 को सुनाया गया। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा जो INS जटायु है। कहाँ INS जटायु है? तो लक्षद्वीप में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक बड़ा अड्डा लक्षद्वीप में स्थापित किया गया है। इसे INS जटायु का नाम दिया गया है। ठीक है, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर, किस द्वीप पर? लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर स्थापित इस नेवल बेस को नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में 6 मार्च 2024 को नौसेना को सौंपा गया। एडमिरल हरि कुमार ने ही नौसेना में इसे औपचारिक रूप से शामिल किया। नौसेना की दक्षिणी कमान के अधीन रखे गए INS जटायु की कमान कमांडेंट व्रत बघेल को सौंपी गई। INS जटायु लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा नौसैनिक अड्डा है।
INS जो जटायु है लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का दूसरा नौसैनिक अड्डा है। इससे पूर्व कवरत्ती में नौसैनिक अड्डा INS द्वीप रक्षक पहले से वहाँ कार्यरत है। इसके पहले क्या था तो कवरत्ती में क्या था तो INS द्वीप रक्षक पहले से वहाँ कार्यरत है। मिनिकॉय द्वीप जहाँ INS जटायु की स्थापना की गई लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है। द्वीप समूह के ठीक उत्तर में स्थित होने के कारण, देखिए एक बार फिर से, मिनिकॉय जो द्वीप है मिनिकॉय द्वीप जहां INS जटायु की स्थापना की गई है लक्षद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो मालदीव है, मालदीव द्वीप समूह के ठीक उत्तर में स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये मालदीव है आपका, ये मान लीजिए मालदीव है और यहाँ पर हमारा लक्षद्वीप है। तो इस मालदीव के उत्तर में बात किया जा रहा है। ठीक है, इस मालदीव के उत्तर में यानी लक्षद्वीप की ही बात किया जा रहा है और लक्षद्वीप का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ नौसैनिक अड्डे की स्थापना से इस क्षेत्र में नौसेना की गतिविधियों में वृद्धि होगी तथा पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैती व समुद्री लुटेरे पर लगाम लगाने के साथ ही इस नौसैनिक अड्डे से चीन एवं मालदीव की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। मालदीव पर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव तथा वहां चीनी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में नौसेना का यह नया केंद्र काफी उपयोगी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं नदी जल प्रवाह के नीचे सुरंग में चलने वाली पहली मेट्रो की। देश में लगभग 20 शहरों में विभिन्न रूट मार्गों से मेट्रो रेलगाड़ियां अब प्रचलित है। इनमें पहली मेट्रो रेलगाड़ी है कोलकाता। पहली मेट्रो रेलगाड़ी 24 अक्टूबर 1984 को शुरू हुई थी। इनमें अब कोलकाता मेट्रो ही देश में ऐसी पहली मेट्रो हो गई है जो एक खंड में नदी के नीचे सुरंग में होकर प्रचलित है। कोलकाता में एस्प्लेनेड व हावड़ा के बीच यात्रा की दूरी कम करने के लिए हुगली नदी के नीचे सुरंग बनाई गई है। नदी के तल से 13 मीटर नीचे, नदी के तल से 13 मीटर नीचे यह सुरंग बनाई गई है। 5.55 मीटर व्यास की 2 सुरंगें अप व डाउन रेल के लिए एक दूसरे के समानांतर बनाई गई है। हुगली नदी के नीचे जल प्रवाह वाले क्षेत्रों में सुरंग की लंबाई 520 मीटर है, जिसे पार करने में मेट्रो ट्रेन को 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। जमीन से 33 मीटर व नदी की तलहटी से 13 मीटर नीचे, देखिए जमीन से 33 मीटर व नदी की तलहटी से 13 मीटर नीचे उस सुरंग को जर्मनी से आयातित विशेष अर्थ प्रेशर बैलेंसिंग मशीन की मदद से बनाया गया है। ठीक है, देश में नदी के नीचे सुरंग मार्ग से मेट्रो ट्रेन की इस रूट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को किया। अब हम बात करते हैं 4 वर्ष पूर्व संसद में पारित नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ है। दिसंबर 2019 में सांसदों के दोनों सदनों द्वारा पारित एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित नागरिक संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके साथ यह कानून अब प्रभावी हो गया है। इस संशोधन अधिनियम के जरिए नागरिक अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। इससे 31 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, इससे 31 दिसंबर 2024 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश, अगर हम बात करते हैं ये जैसे अपना भारत का उत्तरी क्षेत्र है, जम्मू एंड कश्मीर वाला, लद्दाख वाला, तो अगर हम बात करते हैं ये हमारा पाकिस्तान हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस एरिया में यहाँ ये वाला पाकिस्तान है और यहीं पे अफगानिस्तान है और फिर यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल से सटे यहाँ पर लगभग मान सकते हैं, यहाँ पर लगभग नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ बांग्लादेश है। ठीक है, तो ये 3 देशों के लिए लागू होता है। एक तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेशों से दस्तावेज के बिना ही भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक शरणार्थियों को
भारत की नागरिक प्रदान करने को मार्ग प्रशस्त हो गया। संयुक्त संसदीय समिति की जनवरी 2019 की रिपोर्ट के ऐसे शरणार्थियों की संख्या 31,313 बताई गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा 25,447 हिंदू, 5,807 सिख, 55 ईसाई तथा बौद्ध और पारसी धर्म के दो लोग शामिल हैं। इनके पुनर्वास व इन्हें नागरिक प्रदान करने की कानूनी बाधाएं दूर हो गई है। सीएए को अधिसूचित किए जाने के बाद उनकी नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया सरकार द्वारा शुरू कर दी गई है। कुछ राज्यों की ओर से सहयोग मिलने में दिक्कत की आशंका को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है। इसके लिए बनाए गए पोर्टल पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले पात्र अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की जांच कर गृह मंत्रालय उन्हें नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी करेगा। आवेदन के लिए संबंधित देश से आने का कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था। इसके लिए नियम तय किए गए हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश से भारत आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता नियम को आसान बनाया गया है। संशोधन अधिनियम लाने का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण इन पड़ोसी देशों से भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, जो गैर मुस्लिमों पर लागू होता है, यानी मुस्लिम पर लागू नहीं होता। मुस्लिम के अलावा जो हिंदू है, पारसी है, जैन है और बौद्ध है, जो कि पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से अथवा बांग्लादेश से भारत आ गए हैं और 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर आए हैं तो फिर उन्हें मिलेगा भारत में होने का नागरिकता। इसके लिए वहाँ उनको किसी भी कागज़ को पेश करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई साहब आप वहाँ का आधार कार्ड दिखाओ या फिर पहचान पत्र दिखाओ, कुछ नहीं। अगर नहीं भी है तो भी चलेगा। बस केवल उनको ये सिद्ध कर देना है कि वो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आए थे। ठीक, चलिए आगे शुरू करते हैं। 2023-24 के लिए 30 पुरुष क्रिकेटर बीसीसीआई द्वारा अनुबंधित किए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारत के पुरुषों को सीनियर टीम के लिए 2023-24 के सालाना अनुबंध की घोषणा कर दी है। ठीक है, अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के अवधि के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा घोषित खिलाड़ी अनुबंध हो गए हैं। ए ग्रेड के रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा है। ऐसे ही अलग अलग ग्रेड में बांटा गया है, ए ग्रेड में, बी ग्रेड में, सी ग्रेड में और डी ग्रेड में। फायदा क्या होगा कि ए ग्रेड वाले को 7 करोड़ रुपया मिलेगा, प्रत्येक को 7 करोड़ मिलेगा। अच्छा, ए ग्रेड में जो +4 है, ए ग्रेड ई में जो +6 है उनको 5 करोड़ मिलेगा। ग्रेड बी में जो 5 है उनको 3-3 करोड़ मिलेगा और ग्रेड सी में जो 15 है उनको 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। ठीक है, ये उतने काम की चीज़ है नहीं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस अगर आपके क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम 4 वर्षों में देश में तेंदुओं की संख्या में 7.95% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 7.95% की वृद्धि हुई है। 2022 की गणना रिपोर्ट का ऐसा कहना है। ठीक है, देश में तेंदुओं की गणना 4-4 वर्ष के अंतराल पर होती है। ऐसी ताज़ा कितने अंतराल पर होती है, ध्यान रखिएगा, 4-4 वर्ष के अंतराल पर होती है। ऐसी ताज़ा 5वीं गणना रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा 29 फरवरी 2024 को जारी की गई। राज्यों के वन विभागों के सहयोग से नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से संपन्न इस गणना के आंकड़े स्टेटस ऑफ लियोपोर्ड्स इन इंडिया 2022 में प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की संख्या बताया गया है कि 2022 में 13,847 है, लगभग 13,874 है, 13,874 है। और इसमें न्यूनतम और अधिकतम संख्या की बात किया गया है कि न्यूनतम 12,616 हो सकते हैं और अधिकतम 15,182 हो सकते हैं, जो कि 2018 में 12,852 एवरेज बताया गया है। 12,852 आकलित की गई थी। उससे पूर्व 2014 में 7,910 थी। इस प्रकार 2018 की तुलना में 2022 में देश में तेंदुओं की संख्या में 7.95% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस बात को रखिएगा ध्यान कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि उत्तर भारत के राज्यों 2022 में मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुओं के पश्चात सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। कितना है,
तो 3907 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में चले जाइए, उसके बाद राजस्थान में आ जाइए 721 है, उसके बाद उत्तराखंड में, ठीक है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में, फिर बिहार में, अगर बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो फिर देख थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बिहार में भी तेंदुआ है, उसमें भी 86 है। और 2018 में कितना था, 2018 में 98 था, यानी बिहार में तेंदुओं की संख्या घटा है, तथा झारखंड में 51 है। इस बात को रखिएगा ध्यान। 2018 की तुलना में 2022 में जिन राज्यों में तेंदुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है उनमें कौन कौन है, एक तो बिहार है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, ठीक है, उड़ीसा है, गोवा है व केरल है, ठीक है। बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा, केरल, ये सभी शामिल राज्य हैं। यहाँ पर इसको एक डेटा के फॉर्म में दे दिया गया है कि भाई साहब ये रही 2018 का रिपोर्ट, ठीक है, ये रहा 2018 का रिपोर्ट और ये रहा 2022 का रिपोर्ट, ठीक है। शिवालिक पहाड़ी और गंगा मैदानी क्षेत्र में टोटल दे दिया गया है कि 1253 है, 1109 हो गया है 2022 में, और इसमें गिरावट दर्ज की गई है 12.5 की। जैसे बिहार में 98 है और 2022 में, 2018 में 98 था और 2022 में 86 हो गया। उत्तराखंड में 839 से घटकर 652 हो गया। उत्तर प्रदेश में 316 से घटकर, उत्तर प्रदेश में 316 था और 371, यानी इसमें वृद्धि हुआ है उत्तर प्रदेश में। मध्य भारत व पूर्वी घाट की बात करें तो ऐसे ही देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ज़्यादातर तो ये पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज़्यादा या सबसे कम किस में है। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ द्वारा EMIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल का पहला परीक्षण जो किया गया, उस पर देश के रक्षा वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि 11 मार्च 2024 को उस समय अपने नाम की, जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने AMIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी युक्त अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया। मिशन दिव्यास्त्र, ध्यान रखिएगा, मिशन दिव्यास्त्र नाम से यह परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। लगभग पूरा चीन व आधा यूरोप 5000 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम 1.5 टन वजनी इस मिसाइल के दायरे में आ सकते हैं। स्वदेश निर्मित, बड़ी बात है कि स्वदेश निर्मित अग्नि 5 मिसाइल की पहले भी कई परीक्षण DRDO द्वारा किए जा चुके हैं, किंतु EMIRV तकनीक युक्त मिसाइल का यह पहला परीक्षण है। EMIRV तकनीक, अब बात करते हैं EMIRV तकनीक है क्या भाई। तो EMIRV तकनीक की अगर हम बात करें तो यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी एक ऐसा तकनीक है जिसमें एक साथ कई न्यूक्लियर वेपन्स को अलग अलग जगहों के लिए टारगेट किया जा सकता है, ठीक है, अलग अलग जगह पर टारगेट किया जा सकता है। कि मान लीजिए अगर ऐसा आपका मिसाइल का ये हेड है और इसमें ये आपका बहुत सारे रखे हुए हैं, मिसाइल रखे हुए हैं, ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि एक ही साथ एक ही बार में अलग अलग, जैसे यहाँ पर दुश्मन का फाइटर जेट है, ठीक है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, तो एक ही साथ दिखेगा तो एक ही मिसाइल है। पहले क्या था, पहले ये था कि एक हेड में केवल एक ही होता था, एक ही वेपन्स होता था, बारूद जिसमें भरे हुए थे और इससे हम एक ही को कर सकते थे। लेकिन अब एम आई आर बी टेक्निक में क्या है, तकनीक में क्या है कि इसमें दिखेगा भले ही एक, लेकिन ये जब ऊपर वाला कवर हटेगा, जब यह ऊपर वाला कवर हटेगा, ये ऊपर वाला कवर हटेगा, तो फिर ये इसको मारेगा, ठीक है, फिर ये इसको मार सकता है, इसको मार सकता है, इसको मार सकता है, इसको मार सकता है, यानी एक ही बार में सबका काम तमाम कर देगा। है ना अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा तकनीक है, ठीक है। इसका होना बहुत गर्व की बात है भारतीयों के लिए, आपके लिए और हम सभी के लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें यही मुख्य रूप से बातें बताई गई है। तो MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी का एक ऐसा तकनीक है जिसमें एक साथ न्यूक्लियर वेपन का अलग अलग जगहों के लिए टारगेट किया जा सकता है। यह तकनीक युक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अभी केवल 5 देश के पास ही अवेलेबल है। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ब्रिटेन हो गया व फ्रांस के पास ही उपलब्ध है। DRDO द्वारा भारत का डायनेमिक्स के साथ साझा परियोजना के तहत इसे विकसित किया गया है। इस मिसाइल की एक खासियत ये भी बताई गई है कि इसे सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकता है, ठीक है, सड़क मार्ग से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इससे पहले की अग्नि मिसाइलों में यह सुविधा नहीं थी। MIRV तकनीक युक्त अग्नि 5 मिसाइल भारत की सर्वाधिक दूरी तक सटीक एक साथ कई लक्ष्यों पर मार करने में सक्षम परमाणु क्षमता संपन्न मिसाइल है। यह भारत की सामरिक क्षमता को भारी वृद्धि हुई, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर भाजपा ने अकेले ही सरकार बनाई और वहाँ के अब जो मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी बने हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ जानना नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं जानना है। पूछेगा तो ये पूछ सकता है भाई वहाँ का सीएम बता दो, बस। चलिए आइए बात करते हैं विवादित आबकारी नीति में मनी लॉन्ड्रिंग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली में नवंबर 2021 में लागू की गई विवादित आबकारी नीति में करोड़ों रुपयों के कथित घोटाले के मामले में दिल्ली सरकार के तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया व कुछ अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों की गिरफ्तारी के पश्चात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 21 मार्च 2024 को परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए। आबकारी नीति में कथित घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने 21 मार्च को लगभग 2 घंटे तक उनसे पूछताछ उनके निवास पर ही की। उसके पश्चात उन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। अरविंद केजरीवाल देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। गजब। अरविंद केजरीवाल देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी से 1.5 माह पूर्व झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन भूमि खरीद घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे। किंतु गिरफ्तारी से पूर्व ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंप दिया था। ठीक है। तो इसीलिए ये अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो कि अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। आबकारी नीति के कथित घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अगस्त 2022 में दर्ज किया गया था तथा सबसे पहले 26 फरवरी 2023 को आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को 4 अक्टूबर को राज्यसभा के आप सांसद संजय सिंह को तथा हाल ही में मार्च 2024 में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की पुत्री की कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस मामले में पूछताछ के लिए 2 नवंबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सम्मन भेजा गया था, जिसके पश्चात एक के बाद एक 9 सम्मन उन्हें भेजे गए। इन सभी की उपेक्षा के पश्चात ईडी की टीम 21 मार्च को उनके निवास पर पहुंची तथा लंबी पूछताछ के बाद अंततः उन्हें गिरफ्तार किया। यह पंक्तियां लिखे जाने तक श्री केजरीवाल को अदालत से जमानत इस मामले में नहीं मिली थी। चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना के आईएनएस कोलकाता ने वाणिज्यिक पोत एमवी रुवेन को समुद्री लुटेरों से मुक्त कराया। ऑपरेशन कौन है, तो ऑपरेशन संकल्प है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन संकल्प है। भारतीय नौसेना कौन है, आईएनएस कोलकाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आईएनएस कोलकाता है। और मुक्त किसको कराया है, वाणिज्यिक पोत है। ठीक है, एमवी रुवेन है, इसको भी ध्यान रखिएगा, एमवी रुवेन है। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों के कब्जे से एक लिहाज को भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों के कब्जे से एक जहाज को मुक्त करा कर इसके चालक दल 17 सदस्यों की सुरक्षित रिहाई एवं 35 सोमालिया समुद्री लुटेरों को पकड़ने में सफलता मार्च 2024 में प्राप्त की। माल्टा ध्वज वाले एमवी रुवेन, इस जहाज का नाम ध्यान में रखिएगा बस, एमवी रुवेन नामक इस पोत का अपहरण सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने कर लिया था। ठीक है, कब किया गया था, तो किया गया था 14 दिसंबर 2023 में ही किया गया था। ठीक है, और 14 दिसंबर 2023 में किया गया था। तब से यह जहाज समुद्री लुटेरों का जहाज बना हुआ था तथा इसका इस्तेमाल समुद्र में लूटपाट करने तथा वाणिज्यिक पोतों को बंधक बनाने के लिए किया जा रहा था। भारतीय नौसेना के अरब सागर में तैनात आईएनएस कोलकाता ने विशिष्ट सूचना के आधार पर 15 मार्च से इस पोत पर नजर रखनी शुरू की तथा डेक पर कई सशस्त्र लुटेरों को अपने ड्रोन की सहायता से देखा। भारतीय तट से लगभग 1400 समुद्री मील यानी 2600 किलोमीटर दूरी पर ऑपरेशन संकल्प के तहत कार्यवाही करते हुए आईएनएस कोलकाता ने इस पोत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत रुकने का निर्देश दिया, तो इन लुटेरों ने
लुटेरों ने न केवल ड्रोन को मार गिराया बल्कि आईएनएस कोलकाता पर भी गोलीबारी की। इस पर एमवी रुवेन के स्टीयरिंग सिस्टम व नेविगेशनल सहायता को आईएनएस कोलकाता ने अक्षम बना दिया था। इसके पश्चात C-17 विमान द्वारा मार्कोस मैरीन कमांडो जो होते हैं मार्कोस पोत पर उतारकर सभी लुटेरों को काबू कर लिया गया। चालक दल के सभी 17 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह भारतीय नौसेना की बहुत ही बहादुरी वाला काम था, ठीक है, जिसमें जितने भी बंधक बनाए गए थे सोमालिया के लुटेरों द्वारा, जितने भी लोग बनाए गए थे बंधक, उन सबको बचा लिया गया, सुरक्षित बचा लिया गया। चालक दल के इन 17 सदस्यों में 9 म्यांमार के थे, 7 बुल्गारिया के थे तथा 1 अंगोला के थे। पकड़े गए सभी 35 समुद्री लुटेरों के बाद 22 मार्च को मुंबई पुलिस को सौंप दिया। ठीक है, 35 समुद्री लुटेरों को पकड़ा और 22 मार्च को कहाँ सौंप दिया गया? मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया। समुद्री डकैती रोधी अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही इनको विरोध की जाएगी, इनको मजा चखाया जाएगा। चलो भैया, ये आपका समाप्त हुआ। एक लूटपाट वाली ही चीज़ें थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं उपग्रह स्पेस क्राफ्ट प्रक्षेपण हेतु पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण क्षमता पुष्पक का परीक्षण किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी स्पेस क्राफ्ट है और इसका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी मानव रहित पुष्पक यान है। इसमें मानव नहीं बैठेगा और ये पुष्पक यान है और इसका सफल परीक्षण कर दिया गया है। किसके द्वारा? था इसरो के द्वारा किया गया है। इसके साथ ये जितने भी राष्ट्रीय खबर थे होता है समाप्त। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।